बच्चों, आज की क्लास में हम संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जो संसद है वो किस प्रकार विधि बनाती है और जो उसका कानून बनाने का मसौदा जो होता है उनको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, और उसके बाद जब लास्ट में राष्ट्रपति महोदय के जब उस मसौदे पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और तब वो मसौदा जो है कानून बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं संसद की कानून निर्माण प्रक्रिया। संसद जो है देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। जो ये कानून निर्माण करने वाली संस्था, इसके जो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो कानून बनाने के लिए कानून का जो मसौदा है वह संसद में पेश किया जाता है। इसी मसौदे को हम बिल कहते हैं, बिल या विधेयक। जब ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बहुमत से पास हो जाता है तो उस पर जो है एक साधारण कानून बन जाता है, साधारण विधेयक। इसके अंतर्गत जो विधेयक है उसको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो 3 चरण जो है वो वाचन कहलाते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलती है तब जाके कहीं कानून बनता है। तो जो विधेयक हैं उनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। जो विधेयक प्रस्तुत करता है उन प्रस्तुतकर्ताओं के प्रस्तावकों के आधार पर विधेयक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 हैं? एक सरकारी विधेयक, और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। ये 2 वर्गों में बांटा गया है इनको। अब बात करते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो है उसके भी 2 प्रकार हैं। सरकारी विधेयक के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे साधारण विधेयक की। जो साधारण विधेयक की प्रक्रिया है वो किस तरीके से है? तो साधारण विधेयक जो है उसको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक को कानून बनने हेतु
3 चरणों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से 3 चरण हैं? नंबर 1, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन के अंतर्गत जो है विधेयक जो है उसका प्रस्तुतिकरण ही आता है। जब अगर कोई गैर सरकारी विधेयक बन रहा हो तो उसके लिए जो सदस्य है उसको अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1 महीने पूर्व अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो विधेयक को प्रथम वाचन के लिए किसी भी सदन में पेश कर सकता है। तो ये तो थी गैर सरकारी विधेयक के संबंध में बात। और जो सरकारी विधेयक है वो किसी मंत्री के द्वारा कभी भी पेश किया जा सकता है। इसके लिए उसे 1 महीने की पूर्व अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से प्रथम वाचन के अंतर्गत जो फर्स्ट रीडिंग है, वाचन मीन्स पढ़ना, जो विधेयक बन रहा है उसको पढ़ना। तो इस हिसाब में जो प्रथम वाचन होता है उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, वैसे ही उसको मान लिया जाता है कि हाँ चलिए इसका प्रथम वाचन पूरा हो गया। अगर कहीं पर गतिरोध होता है, कहीं इसका विरोध होता है, तो संक्षेप में जो मंत्री है वो अपनी बात रखते हैं और विपक्ष वाले वो अपनी बात संक्षेप में रखते हैं। समस्या समाधान हो जाती है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जो है इसको गजट में प्रकाशित करा देते हैं। तो इस तरीके से प्रथम वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब प्रथम वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद द्वितीय वाचन आता है। द्वितीय वाचन, दूसरा वाचन, ये सामान्यतः जिस दिन प्रस्तुत हुआ है उसी दिन भी अध्यक्ष महोदय अगर चाहें तो दूसरे वाचन की शुरुआत करा सकते हैं, नहीं तो 1 दिन के बाद करा सकते हैं। और अगर कहीं ज़्यादा गतिरोध आ गया तो जो विधेयक है उसको दूसरे वाचन के विधेयक को दरबार समिति को भेज सकते हैं। जब समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी दरबार समिति की उस पर जो सदस्य हैं वो चर्चा करेंगे। उस पर सदस्य चर्चा करने के बाद अगर उससे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर पुनः समिति को भेजा जा सकता है। फिर दोबारा जब समिति की जांच के बाद दोबारा उनके पास आता है तो उन पर खुद जो है बारीकी से एक एक बिंदु को पढ़कर उस पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और विचार विमर्श करने के बाद जो है वो अगले स्टेप के लिए, तीसरे वाचन के लिए उसे बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा वाचन है इसके तहत जो विधेयक पर बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से हर एक उसकी धारा पर और मूल सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा होती है। अब जब तीसरा वाचन जब शुरू होता है, तीसरा वाचन तीसरे वाचन में जो इसके मूल सिद्धांत हैं, विधेयक के मूल सिद्धांतों पर चर्चा होती है, न कि सभी धाराओं पर चर्चा न होकर केवल मूल सिद्धांत और उपबंधों पर ही चर्चा होती है। और उसके बाद चर्चा के बाद मतदान होता है। मतदान में जो उपस्थित सदस्य हैं, जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, वो बहुमत यहाँ पर साधारण बहुमत की बात हो रही है, क्योंकि साधारण विधेयक है, साधारण बहुमत की बात है। तो साधारण बहुमत से उस विधेयक को अगर
पारित कर देते हैं तो अध्यक्ष उसे विधेयक को प्रमाणित कर दूसरे सदन के लिए रेफर कर देता है। तो इस तरीके से ये 3 चरण जो लोकसभा के अंतर्गत हुए, तो वही 3 स्टेप इसी क्रम में राज्यसभा अपनाएगी। जब राज्यसभा अपनाएगी, अगर राज्यसभा भी सहमत हो गई तो जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए, कानून के लिए चला जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, बस कानून बन जाएगा। अगर जो राज्यसभा है इन प्रक्रियाओं में कहीं दखलंदाजी कर देती है और पूरी प्रक्रिया नहीं करती है, तो उसके लिए एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक पूर्व में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 के तहत से राष्ट्रपति है जो आउट करते हैं, और साधारण विधेयक में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ना कि धन विधेयक में। कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो संसद की संयुक्त बैठक होगी और उसमें साधारण विधेयक पर जो चर्चा की जाएगी, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो जानते ही हैं आप लोग कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो करते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, वो भी अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो राज्यसभा के सभापति हैं वो इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, जब दोनों सदन मिल जाएंगे, दोनों सदनों के मिलने के बाद जो वोटिंग होगी उपस्थित सदस्यों की, उसमें अगर बहुमत के साथ विधेयक को पास कर दिया जाता है तो विधेयक स्वीकृत हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है, और पास होने के बाद उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से जो विधेयक है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम बन जाता है, या एक्ट बन जाता है, या विधि बन जाती है, लॉ बन जाता है, कुछ भी कहिए आप, अधिनियम या कानून, एक्ट या लॉ। इस तरीके से विधेयक जो है कानून के रूप में बदल गया, तो कानून बन गया। तो इस संयुक्त अधिवेशन की बात जब करते हैं तो सर्वप्रथम जो है 1961 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, 1961 में जेल नेहरू की जो सरकार थी उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया दहेज प्रथा के संबंध में, दहेज निरोध। और उसके बाद सरकार आती है मोरारजी भाई देसाई की 1978 में। तो ये जो 78 वाला है ये बैंकिंग आयोग के संबंध में था। 1978 में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया मोरारजी भाई देसाई को, उसमें तो बैंकिंग आयोग से संबंधित था ये। इस प्रकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उसमें भी संयुक्त अधिवेशन कोटा के लिए बुलाया गया। इस तरीके से ये संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान और किनके कार्यकाल में हुए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। और इनको आप आत्मसात करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।